हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपके क्लास 10 इको का अगेन एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। एज ऑलवेज ये एक इजी एक्सप्लेन वन शॉट वीडियो आने वाला है जिसके एनसीईआरटी नोट्स और स्लाइड्स के लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक इट आउट। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? It is the integration between countries through foreign trade and foreign investments by MNCs. Globalization simply means एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कंट्रीज को इंटीग्रेट करने का काम करती है। ये MNCs कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं जो लगभग हर कंट्री में पाई जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लो हमने कोई स्टार्टअप चालू किया, उसमें फॉरेन के कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन हो रहा है क्योंकि एट द एंड ये हमारे कंट्री के लिए ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट टॉपिक कम्स हियर इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब होता क्या है, मिड 20th सेंचुरी अराउंड 1956 तक जितना भी प्रोडक्शन होता था वो लार्जली विद इन कंट्रीज होता था। इस वक्त हमारा जो कंट्री था उसका डेवलपमेंट रुक सा गया था क्योंकि हमें उसी वक्त इंडिपेंडेंस मिली थी, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बैकवर्ड हो चुकी थी, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। उसी वक्त हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल रहते थे, बट वैसी टेक्नोलॉजी नहीं हुई करती थी कि हम उससे फिनिश गुड्स बना सके। उस केस में हमने रॉ मटेरियल्स को बाहर के कंट्रीज में भेजना स्टार्ट किया। वहाँ की मशीनरी से हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिलते थे जिसको हम अपने यहाँ इंपोर्ट करा लेते थे। तो इस वे में प्रोडक्शन जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में हुआ करता था वो अब बाहर के कंट्रीज में होना स्टार्ट हो गया था। देन अपीयर्ड MNCs। इसके बाद धीरे धीरे करके बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इमर्ज होने लगे। सो अ MNC ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन वन और मोर देन वन नेशन। अब MNCs क्या है? ऐसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो कि या तो प्रोडक्शन को ओन करती है या तो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, वो भी एक से ज्यादा कंट्रीज में। मान लो रियलमी एक कंपनी है तो वो ग्लोबली अपना प्रोडक्शन हैंडल कर रही है। अब ये MNCs अपना ऑफिसेस को और फैक्ट्रीज को उस प्लेस में सेटअप करती हैं जहां उन्हें चीप लेबर और वाइटल रिसोर्सेस मिल जाए, जिससे कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा और जो वो अर्न कर रहे होंगे, प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, वो ज्यादा होगा। और ये MNCs गुड्स और सर्विसेज को ग्लोबली प्रोड्यूस करने का काम करती है। हर कंट्री कुछ ना कुछ अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे चाइना के पास अच्छा मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, यूरोप के पास अच्छे मार्केट्स हैं, इंडिया के पास अच्छे टेक्निकल प्रोडक्शन के लिए हाई स्किल्ड इंजीनियर्स है। तो इस तरह से हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स रहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ MNCs स्प्रेड देयर प्रोडक्शन। कैसे MNC अपने प्रोडक्शन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाती है, चलो देखते हैं। एक जो बड़ी MNC होती है वो अपना इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने के लिए पहले उसके प्रोडक्ट्स का डिजाइन बनाती है और जो भी रिसर्च है वो करती है, और ये सारी चीजें US के इंजीनियर्स कर रहे होते हैं। इसके बाद उसके जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को मेक्सिको और यूरोप में भेजा जाता है। मतलब ये सारे कंपोनेंट्स को यूरोप और मेक्सिको में भेजा जाता है जहां पे ये सारे कंपोनेंट्स असेंबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो असेंबलिंग कॉस्ट है वो कम रहता है, जिसके वजह से प्रोडक्ट का जो कॉस्ट रहता है वो भी ओवरऑल कम हो जाता है। उसके बाद जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट द एंड बन के आएगा वो ओवरऑल वर्ल्ड में सेल किया जाएगा, और जो भी कस्टमर केयर सर्विसेज एक MNC प्रोवाइड कराती है ओवरऑल वर्ल्ड में वो इंडिया से होता है, यानी कस्टमर केयर सर्विसेज के कॉल सेंटर्स इंडिया में लोकेटेड रहते हैं। इस वे में एक MNC सारे कंट्रीज को इंटीग्रेट कर रही है, और जिस वे में हमने अभी पढ़ा कि अक्रॉस कंट्रीज प्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिग्निफिकेंटली कम होते जाता है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्शन के लिए एक सूटेबल प्लेस खोजना चाहती है, जिसके लिए वो कुछ फैक्टर्स पे ध्यान करती है। पहला, MNC सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू मार्केट्स। मतलब हम अपना प्रोडक्शन वहीं करेंगे ना जहां पे मार्केट्स पास में है, ताकि फ्रेश से फ्रेश माल हम बेच सके, जहां पे मेरे को स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर लो कॉस्ट में अवेलेबल हो, जहां पे मेरे को बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एश्योरिटी मिले, जैसे फाइनेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये सब। और जहां पे मेरे को गवर्नमेंट का किचकिच ना सुनना पड़े, जहां पे सेटअप करने से गवर्नमेंट को कोई आपत्ति ना हो, मैं ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान दूंगा। नेक्स्ट कम हियर इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट सिंपली मीन्स फ्यूचर सेविंग्स। कोई भी पैसा जो हम एसेट्स बाय करने में लगाते हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। एसेट्स मीन कोई भी ऐसी चीज जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकती है। जैसे मान लो किसी का एक बिजनेस है आटा चक्की का, तो वो जितने भी व्हीट और दाल ये सब को पीसना चाहता है उसके लिए वो एक मशीन खरीदेगा जिसमें ये सबको वो पीसेगा, जिससे उसको प्रॉफिट अर्न होगा। तो उसके बिजनेस के लिए वो एक एसेट्स है। और इसी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट एमएनसी बनाती है उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेट्स से अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि एप्पल अपना प्रोडक्शन फैक्ट्री यहाँ इंडिया में सेटअप करने वाला है। तो उससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट्स में और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इस वे में एप्पल जो कि एक फॉरेन कंपनी है वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बना रही है। और जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाते हैं तो हम ये होप लेके चलते हैं कि वो एसेट या वो इन्वेस्टमेंट हमें एट द एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करेगा। होता क्या है, कई बार एमएनसी फुल फ्लैश प्रोडक्शन अकेले करने से बेटर किसी एक एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर या जो छोटी मोटी लोकल कंपनीज होती हैं जो सालों से काम कर रही होती है उनके साथ टाई अप करके प्रोडक्शन करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एप्पल वो सेटअप कर तो रहा है पर वो अकेले सेटअप कर नहीं रहा, उसने फॉक्सकॉन के साथ टाई अप किया हुआ है और फिर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है। इससे जो बेनिफिट रहता है उस कंपनी को वो दो तरफा रहता है, यानी जो सेटअप करना चाहता है उसको तो प्रॉफिट मिलेगा ही और जिसके साथ में वो टाई अप कर रहा है उसको भी प्रॉफिट होता है। ये एमएनसीज का सबसे बेस्ट एडवांटेज रहता है कि वो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आते हैं प्रोडक्शन के लिए और इसके साथ साथ ये लोग अपना पैसा लोकल कंपनीज को देते हैं ताकि वो लोग को प्रोडक्शन करने में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो भी मशीन्स खरीदना है वो सब वो बियर कर सके। और आज की डेट में इसका एक सबसे कॉमन और आसान तरीका यह है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है वो छोटे कंपनीज को सीधा से अपने लिए खरीद लेती है और फिर प्रोडक्शन को एक्सपांड करती है। जैसे हीरो था और होंडा पहले अलग हुआ करते थे, तो अब हीरो और होंडा एक साथ है, वैसे टाइप का। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कारगिल फूड्स नाम की एक बहुत बड़ी एमएनसी है, अमेरिकन कंपनी है। ये उसने इंडिया की एक छोटी कंपनी पारक फूड्स को अपने अंडर में ले लिया या टाई अप कर ले, जो भी बोल लो। अब ये जो पारक फूड्स था इसकी तो इंडियन मार्केट में पहले से इमेज थी और इसका मार्केटिंग नेटवर्क भी काफी तगड़ा था। और इसके पहले जो पारक फूड्स के पास 4 ऑयल रिफाइनरीज हुआ करती थी उसका कंट्रोल अब कारगिल के पास शिफ्ट हो गया, क्योंकि पारक फूड्स तो कारगिल के अंडर आ गया था इसलिए। और आज की डेट में कारगिल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल्स का इंडिया में, जो कि डेली 5 मिलियन पाउचेस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज किस वे में एमएनसी प्रोडक्शंस कंट्रोल करती है, देखते हैं। पहला तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है डेवलप कंट्रीज में, वो लोग स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास ऑर्डर प्लेस करते हैं प्रोडक्शन के लिए। गारमेंट्स, स्पोर्ट्स आइटम और ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसको ओवरऑल वर्ल्ड के स्मॉल प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब प्रोडक्ट्स बन चुके हैं तो ये स्मॉल प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स को एमएनसी में भेज देते हैं, जिसको एमएनसी अपने ब्रांड का थप्पा लगा के कस्टमर्स को सेल करती है। और इन एमएनसी के पास इतना ज्यादा पावर होता है कि ये लोग जो भी प्राइस, जो भी क्वालिटी, जो भी डिलीवरी रहता है या जो भी लेबर कंडीशंस रहता है यही लोग डिटरमाइन करते हैं। और इसी वजह से हमें एक चीज देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनमें एमएनसीज अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है एंड लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट करती है ऑल अराउंड द ग्लोब। कुछ स्पेशल लोकेशंस होते हैं या कुछ स्पेशल कंट्रीज होती हैं जहां पे एमएनसीज काफी स्ट्रांगली फोर्स को एक्सर्ट कर रही है कि प्रोडक्शन यहीं पे होना चाहिए, जिसकी वजह से इन सब के बीच में इंटरलिंकिंग बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक कम्स हियर इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड पहले के टाइम में एक पूरा चैनल हुआ करता था जिसके वजह से कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती थी। फॉरेन ट्रेड की वजह से ही प्रोड्यूसर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो लोग डोमेस्टिक मार्केट से बाहर आके इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें। इससे क्या हो रहा था कि प्रोड्यूसर्स अब अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेच रहे थे बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में बेच के उनसे compete भी कर रहे थे। इसी तरह से जो हम जैसे बायर्स होते हैं या जो हम जैसे कंज्यूमर्स होते हैं, इनके पास भी ऑप्शन खुल रहे थे जिससे हम इंपोर्टेड गुड्स को कंज्यूम तो कर पा रहे थे, साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारी टाइप की चॉइसेस अवेलेबल थी।
अब क्योंकि कुछ टाइम बाद बहुत सारे ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह हट गए तो अपना ट्रेड और अच्छे से ओपन हो चुका था, जिसके वजह से गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज चाइनीज टॉयज इन इंडिया। होता क्या था, जो भी टॉयज इंडिया में बेचे जाते थे उनका सेलिंग कॉस्ट काफ़ी हाई रहता था। तो इस स्कीम के बारे में चाइना वालों को खबर लग गई। अब उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज टॉयज़ को इंडिया एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो लोग बेसिकली प्लास्टिक टॉयज़ को इंडियन मार्केट्स में सेल करना चाहते थे। इंडिया में जो बायर्स रहते थे उनके पास अब दो टाइप के चॉइस आ गए थे, इंडियन टॉयज़ और या तो चाइनीज़ टॉयज़। क्योंकि चाइनीज़ टॉयज़ में बहुत सारी वैरायटी के डिज़ाइंस आते थे और साथ में ये सस्ते रहते थे, तो इंडियन मार्केट्स में काफ़ी ये पॉपुलर हो गया। और सिर्फ एक साल के अंदर 70 to 80% शॉप्स में जो टॉयज़ बेचे जाते थे उनको चाइनीज़ टॉयज़ ने रिप्लेस कर लिया। इंडियन टॉयज़ का सेल्स कम हो गया। तो भाई क्योंकि सेल्स कम हो गया था तो लोगों को लॉसेस होने लगे। अब चाइनीज़ गुड इतना ज़्यादा फ्लो कर रहा था मार्केट में करके गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था वट एवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड वट एवर द फॉरेन ट्रेड मेड बाय एमएनसीज लीड टू ग्लोबलाइजेशन। वही सेम यहाँ पे भी है। इस ग्लोबलाइजेशन के वजह से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी दो कंट्रीज के बीच में मूव करना स्टार्ट हो गया था। इससे और पीपल भी एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाने लगे थे, क्योंकि दूसरे कंट्री में जाने से उनको बेटर इनकम मिल रही थी, बेटर जॉब्स मिल रहे थे, बेटर एजुकेशन मिल रहा था और बहुत सारे रीजंस थे। बट पिछले कुछ सालों में क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं तो ये सब थोड़ा सा कम हुआ है। इसके बाद आता है फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें फर्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी काफ़ी तगड़े तरीके से ग्रो कर रही थी, जो कि एक मेजर फैक्टर था जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस तेज हो गया था। इससे गुड्स को और लॉन्ग डिस्टेंसेस में फास्टली डिलीवर किया जाता था और वो भी लोअर कॉस्ट में। इस टाइम पे कुछ मेजर चेंजेस भी हुए थे, जैसे कि इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, जिसके वजह से हम कोई भी मैसेज इंस्टेंटली सेंड और इंस्टेंटली रिसीव कर पा रहे थे। सेकेंड इज मोबाइल सर्विसेज। वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे कम्युनिकेशन एकदम तुरंत हो पा रहा था, इन अ सेकेंड हो रहा था। और सैटेलाइट्स के सिग्नल्स इतने अच्छे आने लग गए थे जिससे हम किसी को भी किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से लिंक कर सक पा रहे थे। नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन सिंपली मीन्स फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। अब जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तो ट्रेड बैरियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिससे कि हमारे प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा एकदम से फॉरेन कंपटीशन वगैरह ना झेलना पड़े। जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कंट्री के लिए हो और अच्छे से हो, ऐसा सब उस टाइम पे सीन था। अराउंड 1991 तक गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था। अब गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का यूज़ करती थी फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए या तो डिक्रीज करने के लिए, और ये भी कंट्रोल करती थी कि किस टाइप का गुड्स हमारे कंट्री में आएगा और किस क्वांटिटी में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटीज में टैक्स ड्यूटीज लग गई, बाहर से सामान मंगाना मुश्किल हो गया था। और इस गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर को जब हमने हटाया तो उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट ने पहले से और ज़्यादा छूट देना शुरू कर दिया लिबरलाइजेशन के बाद, तो पीपल ये कहने लग गए थे अब तो हम और आज़ाद है, वी आर नाउ मोर लिबरल। नेक्स्ट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसका मेन एम था इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, इन द सेंस फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आज की डेट में ओवरऑल 164 कंट्रीज इस WTO ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो भी रूल्स लगे हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं वो चेक करे। इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तो फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया था, बट जो डेवलप कंट्रीज थी उन्होंने अनफेयर मीन से ट्रेड बैरियर को लगे रहने दिया था। दूसरा साइड जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको ये फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा दे। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डिफरेंट सेक्टर। इसमें फर्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंज्यूमर्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रोड्यूसर्स में खतरनाक लेवल का कंपटीशन चल रहा था। दोनों भी लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स का एडवांटेज था, क्योंकि कोई फॉरेन गुड्स को कंज्यूम कर रहा था, कोई लोकल को। अब कंज्यूमर्स को अलोंग विद दिस ग्रेटर चॉइस, ग्रेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे, एंड वो भी सस्ते प्राइसेस में,
जिसकी वजह से आज की डेट में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रोड्यूसर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन के अब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े एमएनसीज इमर्ज हो रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन मेथड्स अब हमारे हाथ में हैं। इन द सेंस अब क्योंकि फॉरेन ने हम में इन्वेस्ट किया है तभी तो हम और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर रहते थे उन्हें बड़े एमएनसी या बाकी प्रोड्यूसर्स जो काफ़ी समय से मार्केट में हैं उनसे काफ़ी तगड़ा कंपटीशन झेलना पड़ता था। बड़े प्रोड्यूसर्स तो लॉसेस को झेल जाते थे, बट स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए लॉस को झेलना बहुत मुश्किल होता था और एट द एंड वो लोग अपने कंपनीज को एमएनसीज को सेल कर देते थे। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्कर्स। फर्स्ट इज नो जॉब सिक्योरिटी। जैसे जैसे मार्केटिंग में इंडस्ट्रीज के बीच में कंपटीशन बढ़ता जाता है तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग हायर करते हैं। इसलिए कभी कभी अगर किसी को भी ऐसा लगता कि अब मुझे इस एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है या ये मेरे काम का नहीं है तो उस केस में वो लोग किसी भी टाइम वर्कर्स को फायर कर देते एंड इसलिए उनमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती थी। वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो वर्कर रहते हैं उनके काम करने का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता था। उन लोगों को कंपनी के प्रोडक्शन के डिमांड्स को मीट करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था और क्योंकि उनको भी पैसे की नीड रहती थी तो वो लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता था अपने मालिक के सुनने के अलावा। थर्ड इज लो वेजेस। उस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम थी और जितनी अपॉर्चुनिटी थी उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट में वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट मांगते थे और इसी वजह से जो काम करने वाले लेबर रहते थे उनको जहां भी जिस भी वेज पे काम मिलता था वो लोग काम करना चालू कर देते थे। नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अभी जो हमने इम्पैक्ट पढ़ा इसके एडवांटेजेस भी थे और डिसएडवांटेजेस भी थे, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हर किसी को बेनिफिट नहीं हुआ। ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन था, प्रॉपर स्किल्स थी, जिनके पास अच्छा खासा वेल्थ था, वो लोग तो नई अपॉर्चुनिटीज का भरपूर फायदा उठा रहे थे और ऐसे कई सारे लोग थे जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन होता है तो उससे सबको इक्वल बेनिफिट्स मिलने के चांसेस रहते हैं और इससे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बनती है और गवर्नमेंट इन सबको पॉसिबल बनाने में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है बाय टेकिंग सम स्टेप्स। और जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी उससे सिर्फ रिच एंड पावरफुल लोगों को फायदा नहीं होगा बल्कि जो छोटे लोग होंगे उनके भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएंगे। स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले सकती है, फर्स्ट इज ये इंश्योर करना कि जो भी लेबर लॉस बनाए जा रहे हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो और वर्कर्स को उनका राइट मिले। सेकेंड इज वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए और वो लोग मार्केट में कम्पीट कर सकें। थर्ड इज अगर जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट को ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर का यूज करना चाहिए। इससे जो WTO के फेयर रूल्स हैं उनका प्रमोशन होगा। फोर्थ इज जो WTO के रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाके कुछ डेवलपिंग कंट्रीज नेगोशिएट करें और जो बेनिफिट्स डेवलप कंट्रीज को मिलते हैं वो अब उन्हें भी मिलेंगे। फिफ्थ इज और ऐसा हुआ भी मीन्स पिछले कुछ सालों में लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करके इन ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस किया है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो तो लेने ही चाहिए। सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज इन सब का एक सिंपल मीन यही है कि पीपल्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के इस स्ट्रगल में, क्योंकि लोगों को भी फेयर ट्रेड, फेयर इन्वेस्टमेंट, फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए रहता है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है इधर ही। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट सो लेट मी नो इन द कमेंट section. If you have liked this, like, share and subscribe. We will meet in the next one. Till then, goodbye.